भाई पिछली बार हमने कुछ बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, राइट? बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, तो बॉन्ड के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने मालूम करी थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि बॉन्ड जो हमारे होते हैं, नॉर्मली जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो हमारा दो तरह का होता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोलैरिटी। ठीक है, पहला होता है हमारा पोलर बॉन्ड, दूसरा होता है हमारा नॉन पोलर बॉन्ड। ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है पोलर और नॉन पोलर में क्या फर्क हो सकता है? सर, पोलर बॉन्ड के अंदर जो एक साइड होती है उस टाइम ज्यादा हैवी मेटल होता है, ज्यादा रिएक्टिव, और एक साइड कम रिएक्टिव, तो एक साइड ज्यादा हैवी होती है, एक साइड लो। हैवी और लो का तो सीन नहीं है भाई। देखो याद रखो, पोलर बॉन्ड जो होते हैं वो दो सिर्फ बॉन्ड की बात हो रही है। मान लो फॉर एग्जांपल दो हैं जी, एक्स और वाई। लेट अस कंसीडर कि एक्स और वाई में से एक्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये अपनी तरफ क्या पुल करेगा? अरे इलेक्ट्रॉन पुल करेगा या नहीं? यस सर। जब इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो इस पर थोड़ा थोड़ा कौन सा चार्ज आने लगेगा? नेगेटिव जी, नेगेटिव चार्ज आने लगेगा और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आने लगेगा। तो ये डेल्टा जो बनाते हैं ना हम, उसको कहते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो अगर यहाँ पार्शियल नेगेटिव आ गया तो ये बेचारा गरीब हो जाएगा, इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव जहाँ भी क्रिएट हो जाता है, ये होता है जी आपका पोलर बॉन्ड। ठीक है, दिस इज योर पोलर बॉन्ड, जहां पर आपके दो पोल्स दिख रहे हैं। इज दैट फाइन? अगर मैं नॉन पोलर बॉन्ड्स की बात करूं तो याद रखिए, नॉन पोलर बॉन्ड्स हमेशा होमोएटॉमिक होते हैं। होमोएटॉमिक मतलब एक्स एक्स। अरे भाई यहाँ पर सर? जी हाँ बोलिए। सही पोलर बॉन्ड बता दीजिए दोबारा प्लीज। अच्छा बताओ, अभी नॉन पोलर सुन लीजिए, बताओ। तो भाई हमारा जो नॉन पोलर बॉन्ड होता है वो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। तो यानी कि ये भी उतना ही ताकतवर, ये भी उतना ही ताकतवर, दोनों इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे। तो एट द एंड सब कुछ स्टेबल रहेगा और कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होगा किसी पे। तो ये होता है हमारा नॉन पोलर बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल H2, Cl2, F2। अरे ये बात समझ में आई? सर पोलर का मतलब क्या होता है? पोलर का मतलब होता है कि पोल्स जनरेट हो जाना, चार्ज के अलग अलग पोल्स जनरेट हो जाना। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैग्नेट होती है आपके पास, बार मैग्नेट होती है, तो बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल आ जाता है, एक साउथ पोल आ जाता है, तो ये बाइपोलर है ना? यस सर। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ भी पोल्स क्रिएट हो रहे हैं चार्ज की। ठीक है, इसलिए ये पोलर बॉन्ड ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जी हाँ, इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर लेकिन नॉन पोलर में पोल्स जनरेट नहीं हो रहे, मतलब उसमें भी तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा ना? नहीं, क्यों होगा आप खुद सोचो। क्या इन दोनों में से कोई एक ज्यादा ताकतवर है? नो सर। फिर सर, तो ये नॉन पोलर बॉन्ड है वो सिर्फ सेम काइंड ऑफ आपकी बात समझ में नहीं आई, दोबारा बोलिए। क्योंकि नॉन पोलर बॉन्ड है वो सेम काइंड ऑफ बॉन्ड से बने हुए हैं। नॉन पोलर बॉन्ड होंगे वो। हाँ एग्जैक्टली, नॉन पोलर बॉन्ड है तो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना होगा। सेम काइंड ऑफ एटम का मतलब है दोनों इन इलेक्ट्रॉन्स को बराबर की ताकत से खींच रहे हैं। इसका मतलब ये है
कि बॉन्ड बिल्कुल स्टेबल रहेगा। अरे टग ऑफ वॉर में यहाँ पर मान लो तुम्हारा वो जो बीच का मेन सेंटर होता है, ये भी उस स्पीड से, ये भी उतनी ताकत से खींच रहा है, ये भी उतनी ताकत से खींच रहा है, तो कहाँ जाएगा ये? बीच में ही तो रहेगा ना। अरे समझ में आई बात? अरे टग ऑफ वॉर नहीं सुना यस कभी? सर सर खेला भी है। हाँ तो फिर वही तो कह रहे हैं ना। ठीक है, तो सारी बात। जी हाँ बोलिए सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्यों आ जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस साइज की वजह से आता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास फ्लोरीन है, छोटा सा फ्लोरीन है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने की ज़्यादा ताकत होगी इसके अंदर है। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई बड़ा एटम ले, सोडियम है, तो सोडियम बड़ा है और आखिरी में भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं खींचेगा। तो देखो इसके अंदर तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना है कि फ्लोरीन ही सारे इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाएगा, तो फ्लोरीन नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ये आयनिक बन जाएगा, इतना ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात करूँ, तो हाइड्रोजन तो एक नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन तो जाने नहीं देगा ये, लेकिन फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज़्यादा छोटा और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन भूखा जिसे कह सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्सेप्टर होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा सारे। ठीक है, यस सर। जी। हाँ, और कोई सवाल किसी का? ऑल गोइंग गुड? ठीक है, अब जरा बताओ। यस सर। अब जरा बताओ, HCl पोलर है नॉन पोलर? पोलर। सर पोलर। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं HI की, हाँ बोला सर पोलर बॉन्ड। ठीक है, पोलर बॉन्ड। इसके अलावा अगर हम बात करें I2 की, नॉन पोलर। नॉन पोलर। अरे ये तो देखते ही समझ जाएंगे हम कौन सा पोलर है कौन सा नहीं है, ठीक है। अब ये हुई बॉन्ड की पोलैरिटी की बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की पोलैरिटी। तो देखो सर, अगर मैं कोई ऐसा मॉलिक्यूल बात करूं जैसे BeCl एंड Cl, अरे ये तो लीनियर मॉलिक्यूल होता है ना। यस सर। है ना, तो लीनियर मॉलिक्यूल होता है, इसका मतलब ये है कि ये वाला Cl जो है, अच्छा चलो खाली बॉन्ड की बात करो, ये वाला बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर? नॉन पोलर। नॉन पोलर। सॉरी, पोलर पोलर। और ये वाला बॉन्ड पोलर। पोलर। ठीक है, ये भी दोनों पोलर polar बॉन्ड है। लेकिन हुआ क्या, ये इसको इधर खींच रहा है तो यहाँ भी नेगेटिव चार्ज आ गया, ये इसके ऑपोजिट में यहाँ भी नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है दोनों तरफ से। अरे इतनी बात समझ में आई? यस सर। अब जरा मुझे पूरा मॉलिक्यूल देखकर बताओ, क्या इस मॉलिक्यूल के दो पोल हैं पूरे मॉलिक्यूल के? Bl and C, BCl2 के। क्या ये मॉलिक्यूल पोलर Yes, sir. कहलाएगा? कैसे कहलाएगा? नो सर, नॉन पोलर नहीं होगा। बिल्कुल नॉन पोलर होगा। क्यों होगा जी? इधर वाले नेगेटिव देखो, आखिरी इस पॉइंट पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया, इस वाले पॉइंट पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया। अरे बात समझ में आ रही है? अरे क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही? अरे भाई सर जी हाँ, यस सर। नॉन पोलर इसीलिए होगा क्या, क्योंकि यहाँ पर Cl ज्यादा है, मतलब सिमिलर वो जो है एलिमेंट्स ज्यादा हैं, इसीलिए मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, सिमेट्री की वजह से।
तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है। देखो ये मॉलिक्यूल को बीच में से काटो तो बिल्कुल सिमेट्रिक है नहीं है, जैसे इधर से वैसे इधर से। सर तो इधर का जो है वो इधर से Yes. कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब पूरा मॉलिक्यूल अपने आप नॉन पोलर बन जाएगा। देखो पोलैरिटी ना, पोलैरिटी अभी अपने दिमाग में ऐसे इमेजिन करो, ऐसे इमेजिन करो कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना वो अपना वो इलेक्ट्रॉन को खींच के मोटे हो जाते हैं। ओके, वो इलेक्ट्रॉन को खींचकर मोटे हो जाते हैं। तो बेरिलियम हो गया पतला सा और क्लोरीन हो गया मोटा सा और ये भी क्लोरीन मोटा सा। अरे क्या ये पोलर बचा? जबकि HCl की बात करूं तो ये देखो ये H लेकिन ये Cl, ये तो पोलर है। क्या ये पोलर है? देखो इसे यहाँ आपकी भी वॉइस क्लियर नहीं है। यहाँ भी नेगेटिव है। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? अरे मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सर अटक रही है। आवाज ब्रेक हो रही है बार बार। नहीं, आपकी आवाज क्लियर है आदि। अच्छा हाँ, तो फिर आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी बच्चों। हाँ, नेटवर्क इश्यू होगा इन लोगों का। ठीक है जी। हाँ तो जरा बताओ, इसके अंदर तो ये पोलर है, इसके अंदर ये यहाँ से पोलर है और दूसरी तरफ से पोलर है, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या ये पोलर दिख रहा है? क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर आपको दो अलग अलग पोल्स दिख रहे हैं? नो सर। नहीं दिख रहे। अरे क्या कोई है जिसको दो पोल दिख रहे हैं इसमें? अगर दिख रहे हैं तो बोल सकते हो। ठीक है ना? तो भाई अगर सारे के देखो, अगर सब लोगों के हिसाब से ये नॉन पोलर तो बहुत बढ़िया बात भी जी, बिल्कुल नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। उसका रीजन क्या है जी? क्या एक पोल जनरेट हो रहा है सिर्फ, दूसरा पोल है ही नहीं इसमें, पॉजिटिव पोल इसमें है ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करूं, देखो Cl यहाँ है लेकिन फ्लोरीन यहाँ है। अब यह क्या पोलर है? सर यस सर। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की होने की Yes, वजह sir. से ये वाला चार्ज यहाँ ज्यादा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम है, जिस वजह से ये पोलर होगा। अरे बात समझ में आई? यस सर, ये वाला एग्जांपल रिपीट कर दीजिए प्लीज। एक सेकंड। अगर मेरे पास सर? Cl है यहाँ पे और यहाँ पर F है, ठीक है, तो एक बात बताइए, इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन है। क्या ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है? नो सर। अगर ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक No, नहीं sir. है तो क्या ये पोलर होगा? जी हाँ, No, ये sir. बिल्कुल पोलर लेकिन- होगा। यस सर। जो भी मॉलिक्यूल हाँ, polar होगा। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है जी, और नॉन सिमेट्रिक मॉलिक्यूल पोलर होता है। ऐसे करके याद रख लीजिए। सर जी हाँ, सर लेकिन दोनों साइड तो नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा ना। एक तरफ ज्यादा नेगेटिव होगा, एक तरफ कम नेगेटिव होगा, इस वजह से पोलर हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है BCl, Cl और Cl। ये मॉलिक्यूल, इसकी शेप क्या है? टेट्राहेड्रल। ट्राइगोनल प्लेनर। होने लगी भाई। ट्राइगोनल प्लेनर। हाँ, ट्राइगोनल प्लेनर। अब जरा मुझे B और Cl का मॉलिक्यूल, B और Cl का बॉन्ड बताओ, क्या ये बॉन्ड पोलर है? यस सर, है पोलर। यानी कि तीनों बॉन्ड पोलर यस हैं। सर। अब ये तीनों बॉन्ड तो पोलर हैं,
अब जरा मुझे बताओ, क्या मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है? यस सर सिमेट्रिक है। यस सर क्या सिमेट्रिक है। है ना, अच्छा खासा सिमेट्रिक है। देखो ये बीच में से काट के देखो फिर बराबर हो जाएगा, इस यहाँ से काट के देखो फिर बराबर आ जाएगा, यहाँ से काट के देखोगे फिर बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये है मॉलिक्यूल बहुत बढ़िया सिमेट्रिक है। तो अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है तो इसका मतलब क्या पूरा मॉलिक्यूल पोलर है? नो सर। वेरी नो सर नॉन पोलर। नॉन पोलर। इतनी बात तो सबके समझ में आई? सर इसकी सिमेट्री समझ में नहीं आई। इसकी सिमेट्री समझ में नहीं आई? अरे लो यार। सर जी हाँ, सिमेट्री है में जो पढ़ा था हमने। क्या? सर रेडियल सिमेट्री जो बाद में पढ़ा था। हाँ हाँ वही यार, रेडियल सिमेट्री आपकी। लो जी, इस मॉलिक्यूल को मैंने बीच में से काटा यहाँ से, ठीक है। मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है भाई? बायलेटरल सिमेट्री। हाँ जी, बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। ओके सर आई गॉट इट। ठीक है, तो अच्छा खासा सिमेट्रिक है भाई ये। अब ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, हमें बहुत बढ़िया बात, यानी कि ये नॉन पोलर है। अरे इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है ना, सब नॉन पोलर कह रहे हैं? यस सर। ठीक है, Yes, चलो yes, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। CH4, क्या ये मॉलिक्यूल, पहले बताओ सारे बॉन्ड्स पोलर हैं या नहीं? यस सर। CH के देखो, याद रखना कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन बराबर होती है। तो इनके मॉलिक्यूल, इनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत ही कम पोलर होते हैं। पहली बात तो बॉन्ड ही पोलर नहीं है, ठीक है, पहली बात तो बॉन्ड ही बहुत कम पोलर हैं। अब बॉन्ड कम पोलर होने की वजह से ओवरऑल जो पूरा मॉलिक्यूल है वो बिल्कुल ही नॉन पोलर होगा। याद रखना, टेट्राहेड्रल, अगर टेट्राहेड्रल चारों एटम सेम हैं उसके अंदर, तो वो हमेशा कैसा होता है जी? नॉन पोलर होता है। टेट्राहेड्रल अगर चारों सेम है तो नॉन पोलर होता है। अब एक बात बताओ, देखो ये तो टेट्राहेड्रल था, लेकिन अगर मैं अमोनिया की बात कर जाऊं, अब जरा मुझे बताओ, क्या ये मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर? भाई बॉन्ड तो अच्छे खासे पोलर होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव में आता है। तो यहाँ ये इधर खींच रहा है, ये भी इधर खींच रहा है, ये भी इधर खींच रहा है। तो नाइट्रोजन पे एक तरीके से इलेक्ट्रॉन का अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन यहाँ जनरेट हो जाएंगे इस साइड में, यहाँ पर बेचारे छोटे छोटे। क्या ये मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है? पोलर। एग्जैक्टली पोलर है जी। अरे समझ में आया क्यों पोलर है? नहीं सर। नो सर। देखो दोबारा देखते हैं। ये नाइट्रोजन जो है, देखो पहली बात तो ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक नहीं है, इसमें सिमेट्री है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इस सेक्शन में काटूं तो कोई सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि ऊपर भी हाइड्रोजन होना चाहिए इस हिसाब से, ठीक है, क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में चारों तरफ हमें हाइड्रोजन देखने होते हैं। लेकिन अमोनिया में एक तरफ लोन पेयर होने की वजह से ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का है कि भाई एक नाइट्रोजन तो यहाँ है, बाकी हाइड्रोजन नीचे की साइड है, और ऊपर की साइड तो तकरीबन कुछ भी नहीं है, यानी कि लोन पेयर के अलावा। ओके, तो भाई यहाँ तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज, यहाँ तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ तो नेगेटिव चार्ज का अपने आप जनरेशन हो जाएगा इस तरफ। नहीं होगा?
यस सर, हो जाएगा। अरे इतना तो मान लो, इतना तो मान लो कि ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और नीचे की तरफ कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पार्शियली पॉजिटिव। हाँ जी, वेरी गुड। तो पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव। तो भाई सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, क्या ये मॉलिक्यूल पोलर हो गया? यस सर। यस सर। क्या किसी के लिए ये मॉलिक्यूल सर? अभी भी नॉन पोलर है? हाँ बोलिए। सर इसकी शेप कैसी होगी, बेंट की? भाई ये CPR भूल गए क्या? टेट्राहेड्रल में जब एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर होता है तो क्या होता है, जरा देखो। ट्राइगोनल पिरामिड। वेरी गुड, ट्राइगोनल पिरामिड। ठीक है, तो ट्राइगोनल पिरामिड होने की वजह से कुछ पिरामिडल टाइप का मॉलिक्यूल होगा, ऊपर की तरफ तो उसके ज्यादा नेगेटिव चार्ज है और नीचे की तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल तो पोलर हो गया ना। ठीक है, ओवरऑल मॉलिक्यूल तो पोलर हो गया। और ऐसे ही अगर मैं वाटर की बात करूं, ऐसे ही अगर मैं वाटर की बात करूं, तो क्या वाटर पोलर है या नहीं? यस सर। है ना? अरे बाकी लोग तो बोल दो। यस सर। मुझे 1-2 यस क्यों सुनने को मिल रहे हैं? अभी रुको एक मिनट, तुम्हारे लिए मॉलिक्यूल जनरेट करता हूं। एक सेकंड। वहाँ चले जाओगे, क्या नाम है, दंपति क्या इसकी 20 शीट है, रोकन लगाना। हाँ भाई, तो कौन सा मॉलिक्यूल है जरा बताओ। अरे कौन सा मॉलिक्यूल? H2O। H2O। तो जरा H2O में अब देखो, अरे ऑक्सीजन ने कौन सा चार्ज अपने अंदर ले लिया? पॉजिटिव। ऑक्सीजन ने पॉजिटिव ले लिया। अच्छा, सर ये फिगर समझ में नहीं आई, ऐसा क्यों हुआ? अरे भाई एटम बड़ा हो गया, ये एक्चुअली फिल्ड स्पेस होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है ना, एक दूसरे के अंदर इस तरीके से मिला हुआ होता है। देखो, जो ऑक्सीजन जो है रेड कलर का है और वाइट जो है वो हाइड्रोजन है। अब देखो, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ने क्या किया? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है या नहीं? तो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले लिए, जिस वजह से वो बड़ा हो गया। अब देखो एट द एंड
नेगेटिव चार्ज जो है वो ऊपर की तरफ है, सारा ऊपर गोले पे पूरा नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज एक कोनों में है नीचे की तरफ। इतनी बात तो समझ में आ रही है? जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो नीचे की तरफ है या नहीं? यस सर। है ना? Yes, और ऊपर की तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो क्या ये मॉलिक्यूल पोलर है? यस यस सर। ठीक है? और देखो NH अमोनिया की एग्जांपल लेते हैं। देखो ये इसके साथ भी देखो वही सीन है। इसके जो हाइड्रोजन है वो नीचे की तरफ झुके हुए हैं या नहीं? बिल्कुल सेंटर में तो है नहीं, या है? नो सर। है ना? ऊपर की तरफ देखो, ऊपर की तरफ तो इसका लोन पेयर ही रहेगा। ये हल्का सा नीचे की तरफ झुके हुए हैं, नीचे की झुकने की वजह से जितना नेगेटिव चार्ज है वो सारा ऊपर की तरफ आ गया, और जितना पॉजिटिव चार्ज है वो नीचे की तरफ आ गया, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल पोलर। पोलर हो पोलर हो गया। गया, है ना? अब इसको देखो, एक सेकंड। ये तो नॉर्मली मीथेन है ना? तो मीथेन तो देखो चारों तरफ से कंप्लीटली सिमेट्रिक है। देखो, अरे हर तरफ से सिमेट्रिक है, नहीं है? यस सर। तो क्या ये मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर? नॉन पोलर। नॉन पोलर। पोलर। और देख लो जी, और देख लो, कोई बात नहीं तुम लोग। ये क्या किया इसमें? ये है आपका BeCl2, हल्का सा टेढ़ा है अभी भी। I don't know why it's like this. देखो, अब देखो ये जो मॉलिक्यूल है, क्या ये पोलर होगा? खुद सोचो अपने आप। नो सर, ये सिमेट्रिक है। वेरी गुड, ये सिमेट्रिक नो सर, सिमेट्रिक है ना? लेकिन अगर मैं इस वाले मॉलिक्यूल की बात करूं, ये क्या ये सिमेट्रिक है? नो सर, ये सिमेट्रिक। इसलिए पोलर होगा, है ना? तो हम इस तरीके से चीजों को डिफरेंशिएट करते हैं जी, कौन पोलर है और कौन नहीं है। अरे अब बात समझ में आ गई? यस सर। है ना? यस। तो अब अपने आप बताओ, वाटर पोलर है नॉन पोलर? नॉन वेरी गुड, नॉन पोलर। अब बच्चों एक चीज याद रखना भाई, वाटर पोलर है, ठीक है? वाटर पोलर है जी, नॉन पोलर नहीं है। दोबारा देखना जब मालूम होगा। खैर, एक चीज याद रखना जी, पोलर चीज जो होती है वो पोलर में डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन पोलर चीज नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होती। पानी के अंदर अमोनिया तो मिक्स हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से,
ठीक है। लेकिन जितनी तुम्हारी गैसेज हैं H2 N2 ये सारी वाटर के अंदर बहुत अच्छे से डिसॉल्व नहीं होती, बहुत स्लाइटली डिसॉल्व होती हैं अगर हुई तो। अरे बात समझ में आई? पोलर पोलर अगर चीज़ है तो वो बहुत अच्छे से एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन अगर पोलर नॉन पोलर है तो वो एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होंगे। नहीं होगी। आगे बढ़े भाई, ठीक है। आओ अब देखो, हमने एक चीज सीखी कि अगर दो एटम के बीच में अगर हमारे पास दो कोई भी एटम है, इनके बीच में कोई भी बॉन्ड या तो कोवेलेंट हो सकता है या आयनिक हो सकता है ना। इन दोनों के बीच में बॉन्ड या तो कोवेलेंट हो सकता है या आयनिक हो सकता है। तो अगर हम कैसे मालूम करें कि ये कितना आयनिक है कितना पोलर है, कितना आयनिक है या कितना कोवेलेंट है? ये चीज बताती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कितना डिफरेंस है इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, ठीक है। अगर ये इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी ज्यादा फर्क है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर ये फ्लोरीन है और ये सोडियम है ना तो सोडियम है और ये फ्लोरीन है, तो जरा सोचो, सोडियम तो बिल्कुल ही इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है और फ्लोरीन तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, इसका 4 के आसपास होता है, इसका 1 के आसपास होता है। तो 4 - 1 = 3। कितना बड़ा डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, लिख लो ये पॉइंट कि ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, more will be ionic character। आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो। इतना लिख लो काफी। अरे बात समझ में आई? सर आयनिक कैरेक्टर क्या? मतलब वो ज्यादा आयनिक होगा एज कम्पेयर टू। आप जैसे फॉर एग्जांपल तुम अपने आप बता दो यार, एफ चलो एफ छोड़ो, एफ और Cl, ठीक है। और इसके अलावा है हमारे पास NaF। जरा मुझे देखकर बताओ कौन ज्यादा कोवेलेंट है? FCl कोवेलेंट है ना, और हमारा NaF जो है वो कैसा है? आयनिक है। उसका मेन रीजन क्या है? जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस NaF के अंदर ज्यादा है। ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम, ग्रेटर विल बी द आयनिक कैरेक्टर। अब देखो जो कोवेलेंट जो नेचर है, हम एटम में हम कभी कभी मॉलिक्यूल में ये देखते हैं कि कौन कितना ज्यादा कोवेलेंट है और कौन कितना ज्यादा आयनिक है। हर एक के अंदर हर तरह का कैरेक्टर मौजूद हो सकता है, ओके। हर एक के अंदर हर तरह का कैरेक्टर मौजूद हो सकता है। जैसे पर जी हाँ सर, कोवेलेंट का कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो मतलब डिफरेंस हाँ बोलिए। अगर हम दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालेंगे तो जो ज्यादा होगा वो आयनिक होगा। जी हाँ, बस। वो ज्यादा आयनिक होगा और जो कम होगा वो कोवेलेंट। ओके, ठीक है। परफेक्ट कोवेलेंट कैरेक्टर तो आपको मालूम है जीरो डिफरेंस पे होता है। अगर मैं F ले लूँ, ये भी F ले लूँ, तो मान लो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, इसकी भी 4, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना हो गया जी? 0। इसलिए ये परफेक्ट कोवेलेंट है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। यस सर। सर आपने बोलता हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। तो सर ऐसे ये केस थर्ड ग्रुप में नहीं हो सकता? जैसे क्लोरीन, फिर सल्फर, फिर फास्फोरस। हाँ बिल्कुल होगा। तो सर इसमें फ्लोरीन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। ऊपर से नीचे जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। मैंने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज के प्रोपोर्शनल होती है। जितना छोटा साइज उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ठीक है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में साइज का फर्क है। क्लोरीन बड़ा है जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है।
है जी। आओ सर जी हाँ, सर एक एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हो सकते हैं मैक्सिमम? कितने भी हो सकते हैं, आइसोटोप बताकर नहीं होते कभी भी। हम केमिस्ट्री से हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जो बता दे कि इसके इतने तरह के आइसोटोप हैं। आइसोटोप कैन बी ऑफ एन नंबर ऑफ टाइप्स। ओके ओके सर। ठीक। देखो, लिखो एक टॉपिक, पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर। partial covalent character of ionic bonds. फजांस रूल हम एस ब्लॉक में भी पढ़ेंगे, जब हम सेकेंड टर्म में एस ब्लॉक पढ़ेंगे ना, उसमें भी आपका दिखेगा फजांस रूल। देखो, असल में मसला ये है कि जब कोई भी एनाइन यानी कि नेगेटिव चार्ज चीज कैटाइन को अप्रोच करती है ना, जब भी कोई भी एनाइन कैटाइन को अप्रोच करती है तो होता क्या है, इस कैटाइन की वजह से इस एनाइन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। जैसे मान लो इतना बड़ा ये एनाइन है, ठीक है, जैसे इतना बड़ा ये एनाइन है, तो हुआ क्या, जब ये इसके करीब आया तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ना इसकी तरफ थोड़ा सा वो हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया, थोड़ा सा उसकी तरफ चला गया। अरे इतनी बात समझ में आ रही है? सर शेप चेंज हो गया, ये समझ लो, शेप चेंज हो गया। वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना उसकी तरफ खींच गया। ओके, इतनी बात तो समझ में आई सबके? तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो गया जी, डिस्टॉर्ट हो गया, डिस्टॉर्शन क्रिएट हो गया, बिगाड़ क्रिएट हो गया, बिगड़ गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होने की वजह इस प्रोसेस को कहते हैं हम पोलराइजेशन। सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा। अब इस चीज में क्या रिपीट करूं मैं? इशू था इस चीज में क्या रिपीट करूं? नेटवर्क इशू था, आपकी वॉइस क्लियर। अच्छा भाई, कैटाइन, छोटा सा कैटाइन बड़े से एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देता है जी, बिगाड़ देता है, अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। द डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनाइन ड्यू टू द पॉजिटिवली चार्ज कैटाइन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है, अब इस कैटाइन की वो पावर, जिस पावर की वजह से ये डिस्टॉर्शन हो रहा है, उस पावर को हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर कैटाइन की पावर को, हाँ, कैटाइन की पावर और एनाइन के बिगड़ने की क्षमता, इस एनाइन के डिस्टॉर्ट होने की जो कैपेबिलिटी है, इसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी अब याद रखो,
याद रखने वाली बात यह है कि बच्चों याद ये रखना है कि तुम्हारी अगर पोलराइजेबिलिटी हो रही है, जितना ज्यादा ग्रेटर द डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन की जगह पोलराइजेबिलिटी लिख लो, जितनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है उतना ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। अरे भाई वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, वो डिस्टॉर्ट होके इसके अंदर ही तो घुस जाएगा। अरे डिस्टॉर्शन तो हो जाएगा ना, जब डिस्टॉर्शन होने के बाद ये करीब करीब जाएगा तो ओवरलैपिंग भी होने लगेगी थोड़ी थोड़ी सी। तो जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी उतना ज्यादा कौन सा कैरेक्टर होगा जी बताओ जरा, आयनिक या कोवेलेंट? कोवेलेंट। कोवेलेंट। देखो सुनो, ये नेगेटिव चार्ज हल्का हल्का पॉजिटिव के अंदर घुस रहा है तो न्यूट्रल न्यूट्रल बिहेवियर क्रिएट हो जाएगा ना। अरे हाँ या ना? यस सर। जब न्यूट्रल न्यूट्रल बिहेव हो जाएगा, देखो अगर चार्ज थे वो नेगेटिव नेगेटिव रहेगा जी, मैं नहीं टूटूंगा, मैं पोलराइजेबिलिटी मेरे अंदर तो है नहीं, और क्या नाम है, पॉजिटिव चार्ज में इतनी ताकत नहीं है कि मुझे अपनी तरफ खींच ले, तो वो तो पॉजिटिव और नेगेटिव रहेंगे, उनमें अट्रैक्शन होगा। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड है ना। लेकिन जब बेचारा गरीब नेगेटिव चार्ज डिस्टॉर्ट हो गया तो होगा क्या, वो पॉजिटिव के अंदर हल्का हल्का न्यूट्रल न्यूट्रल बिहेवियर पैदा करने लगेगा, जिसकी वजह से कौन सा कैरेक्टर क्रिएट होगा? कोवेलेंट। कोवेलेंट। सर जी सर आयनिक करेक्टर समझ नहीं आया कैसे होगा। अरे आयनिक कैरेक्टर तो सिंपल सा होता है ना, जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा, पोलराइजेशन का कंसेप्ट ही नहीं आ रहा, ठीक है। वो भी गोल गोल है, वो भी गोल गोल है। जब एक दूसरे से पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन होने की वजह से जब फोर्स होगी उसको हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे। सर जी हाँ सर, पोलराइजेशन क्या है? भाई पोलराइजेशन जो होता है, पोलराइजेशन पॉजिटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का टूटना नहीं मतलब डिस्टॉर्ट हो जाना, ठीक है। ओके सर। हाँ, उसको कहते हैं पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन हो किसकी वजह से रही है? पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अरे यस और नो? यस सर। पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो रही है तो उसको कहेंगे उसकी पोलराइजिंग पावर। और किसको पोलराइज कर रहा है वो? नेगेटिव। तो उसकी उस पोलराइजिंग एबिलिटी को हम कहेंगे पोलराइजेबिलिटी। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होने की संभावना होती है उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्रिएट हो जाता है। अरे बात समझ में आई? यस। अब यहां लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग द पोलराइजेशन। सर फजन्स रूल कहाँ है इसमें? अभी उसी वो ही आ रहा है, फजांस रूल ही है। फैक्टर्स जो है ना वो फजांस रूल के ही है। 4 फैक्टर है। फैक्टर नंबर 1, साइज ऑफ द कैटायन। अरे इतना सा कैटायन है और इतना बड़ा कैटायन है ना। एक तो कैटायन इतना सा है और एक इतना बड़ा है। मुझे बताओ इसके अंदर और इसके अंदर चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? नेगेटिव। छोटे वाले में। सर बड़े कैटायन है वाले बेटा, की। पॉजिटिव है।
अरे डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी क्या होती है? चार्ज की डेंसिटी की सर बात कर उसमें रहा हूँ। कितने चार्ज हैं? कितने वॉल्यूम में कितना चार्ज है? ये छोटे वॉल्यूम में बड़ा एक ही चार्ज, ये बड़े वॉल्यूम में एक चार्ज, तो कौन ज्यादा डेंस है? सर छोटा वाला। अरे छोटा सर, वाला छोटा ज्यादा वाला। होगा ना। अरे भाई इतनी बड़ी पॉकेट में 1 रुपया और इतनी सी पॉकेट में 1 रुपया, तो कौन ज्यादा अमीर दिखेगा? अरे बच्चे को 1 रुपया दोगे तो अमीर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस सर। है ना? तो सिंपल सी बात यह है कि छोटा साइज ज्यादा चार्ज डेंसिटी होती है इसमें। अब छोटा सा साइज है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो ये नेगेटिव चार्ज को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा कंपैरेटिवली टू बड़ा वाला, है ना? तो इसलिए साइज ऑफ द कैटायन में हम कहते हैं स्मॉलर द साइज, स्मॉलर द साइज of cation, more will be the polarization. ठीक है जी? अब मुझे जरा बताओ, लिथियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड में, पहले बता दो फर्क क्या है इन दोनों में, क्या फर्क है? पोटेशियम क्लोराइड बड़ा है। अरे वो तो है, अब जो भी है बड़ा छोटा तो है, नॉर्मली देखने में तो फर्क ये लग रहा है ना कि इसके पास लिथियम है सर, इसके पास पोटेशियम है, ये फर्क है ना? क्लोराइड तो सेम है, यस सर। है ना? अब इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी है ग्रुप 1 है। ग्रुप 1 का मतलब सब कुछ सेम है, सिर्फ किसके? साइज के। तो लिथियम छोटा है, पोटेशियम बड़ा है। तो जरा मुझे बता दो कौन ज्यादा पोलराइज, किसके अंदर ज्यादा पोलराइजेशन होगी? लिथियम क्लोराइड। लिथियम क्लोराइड। लिथियम क्लोराइड के अंदर पोलराइजेशन इसके अंदर ज्यादा होगी। ठीक है? अब मैंने एक चीज बताई थी, पोलराइजेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? पोलराइजेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर के। तो अगर मैं आपसे उल्टा पूछूं कि जी इनमें से कौन ज्यादा कोवेलेंट है, कौन ज्यादा कोवेलेंट है? लिथियम क्लोराइड। कौन ज्यादा आयनिक है? लिथियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड इज मोर आयनिक। यहाँ पर KCl is more ionic. Than lithium chloride. ठीक है जी, बात क्लियर हुई? यस। ठीक है, अब लिखो सेकंड, अगला कैरेक्टर लिखो, अगला कैरेक्टर लिखो, साइज ऑफ द एनाइन। अब जरा मुझे एक बात बताओ, एनाइन की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को हम लेना है? पोलराइजेबिलिटी लेनी है ना। एनाइन कौन सा ज्यादा पोलराइजेबल होगा नहीं होगा, यही बात तो देखनी है ना। अरे हाँ या ना? यस सर। अब जरा आपने आप बताओ, इसके अंदर और इसके अंदर कौन ज्यादा डिस्टॉर्ट हो सकता है? सर बड़ा वाला। बड़ा वाला, यानी कि the size of the anion increases then the polarizability increase. अरे हाँ या ना? सर क्यों? अरे बड़े को, फॉर एग्जाम्पल ये बड़ा क्लाउड है तो इसको हम आराम से डिस्टॉर्ट कर सकते हैं ना, छोटे क्लाउड को हम इतने आराम से डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते भाई। ये तो एक मतलब ये तो नॉर्मल सी बात है कि बड़ी, जितना फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई बड़ी किताब है, उसको मैं नीचे फेंक दूं, फटने का सबसे ज्यादा चांसेस है। सिंपल सी बात है यार, मतलब ये तो
नॉर्मल सी एक्सेप्टेड थिंग है। और छोटी चीज को अगर मैं नीचे फेंक दूं उसके टूटने के चांसेस सबसे कम है। बड़ी चीज जल्दी टूटती है ना, अरे हाँ या ना? यस सर। है ना? तो सिंपल सी बात है भाई, जो एनाइन का साइज है, अगर साइज ऑफ द एनाइन बड़ा है, साइज ग्रेटर द साइज ऑफ द एनाइन, ग्रेटर विल बी द पोलराइजेबिलिटी। ये लिख दो सिंपल, ग्रेटर विल बी द पोलराइजेशन। यानी कि साइज ऑफ एनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। यहां पर आप क्या लिख सकते हो, यहां पर साइज ऑफ कैटायन is inversely proportional to polarization. अरे बात समझ में आई? लिथियम क्लोराइड और लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड, जरा बता दो इसमें सबसे ज्यादा आयनिक कौन सा होगा? सर लिथियम क्लोराइड। अरे सबके समझ में आई बात ये? यस सर। ठीक है। एक मिनट दोबारा बोलना। अच्छा हाँ क्लोराइड, ठीक है। लिथियम क्लोराइड विल बी द मोस्ट आयनिक, क्योंकि वो छोटा है साइज में। बिल्कुल सबसे ज्यादा आयनिक होगा। अब एक कोने में एक चीज लिख लो, एक कोने में एक चीज लिख लो, एक काम आएगी बहुत, कि अगर कोई भी चीज आयोनिक है, चलो आयनिक तो बाद में आएगी, अगर कोई चीज किसी के अंदर ज्यादा पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन आयनिक कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और आयनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। ये डिवाइड नहीं है, ये और है। ओके अरे हाँ या ना? आवाज नहीं आ रही क्या? Yes. यस सर। थर्ड पॉइंट लिखो जी, थर्ड पॉइंट लिखो। सर एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, बीपी बॉइलिंग पॉइंट। चार्ज ऑन द कैटाइन और एनाइन। तो सिंपल सी बात है, वही चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी। अरे हाँ या ना? अरे आवाज नहीं आ रही भाई। यस सर, ज्यादा चार्ज में अट्रैक्शन ज्यादा होगी। ज्यादा चार्ज में अट्रैक्शन ज्यादा होगी। और अगर एनाइन की बात करूं तो जितना ज्यादा चार्ज होगा ज्यादा अट्रैक्शन होगी, ज्यादा अट्रैक्शन होगी तो पोलराइजेशन भी बढ़ जाएगी, है ना? तो सिंपल सी बात यह है कि अगर कोई भी चार्ज किसी का ज्यादा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी वो पोलराइजेशन। ठीक है, एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है NaCl, MgCl2 और AlCl3। बता दो जी किसके अंदर सबसे ज्यादा पोलराइजेशन होगी? एल्युमिनियम क्लोराइड। अरे इसके अंदर होगी नहीं होगी ज्यादा पोलराइजेशन? यस सर। Yes, sir. यस सर। ज्यादा पोलराइजेशन होगी तो इसका क्या मतलब है? ये ज्यादा आयनिक होगा या कोवेलेंट होगा? कोवेलेंट। वेरी गुड, ये ज्यादा कोवेलेंट कोवेलेंट होगा। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा आयनिक कौन है?
सोडियम क्लोराइड। वेरी गुड, chloride. NaCl सबसे ज्यादा आयनिक है। तो अब एक बात और बताओ, इन तीनों में से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? सोडियम क्लोराइड। अरे बात समझ में आई सबके? सर सोडियम का। हाँ वेरी गुड। अरे यहाँ तक सबके बातें समझ में आ गई? कोई डाउट है किसी को? यार बोलते सर नहीं। बॉइलिंग पॉइंट तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना आयनिक कैरेक्टर के। डायरेक्ट किया। यार एक बार देख लिया करो पीछे, ठीक है? एक बार देख लिया करो। सर इन्होंने ये डिवाइड कर दिया होगा। ओफो, अरे यार इतनी होशियारी करो जितनी जरूरी है। मैं कह रहा था कि जी उसको डिवाइड मत मानना, तो वही बच्चों वाली बातें करनी पड़ेंगी मुझे भी, हैं? कह रहा था उसको डिवाइड मत मानना, वहां और है ये, और क्या होगा यार? हाँ जी, अरे यहाँ तक समझ में आया सबके? यार बोल ही नहीं रहे। सर ये वाला एक दफा रिपीट कर दीजिए। इन तीनों में से सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किस में होगी? एल्यूमिनियम क्लोराइड में। एल्यूमिनियम क्लोराइड में ग्रेटेस्ट। सर क्यों होगी? क्यों होगी बेटा? Al+3 है ना? यस सर। Mg2+। ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर द पोलराइजेशन। हाँ जी, ओके। तो इसके अंदर पोलराइजेशन ज्यादा होगी। जब इसके अंदर पोलराइजेशन ज्यादा होगी तो पोलराइजेशन ज्यादा होने की वजह से इसके अंदर कौन सा कैरेक्टर जनरेट हो जाएगा? कोवेलेंट। और इसके अंदर कौन सा कैरेक्टर जनरेट नहीं होगा? कोवेलेंट जनरेट नहीं होगा तो कौन सा रह जाएगा? आयोनिक। आयनिक। तो सबसे ज्यादा आयनिक कौन है? सोडियम क्लोराइड। तो सबसे लीस्ट आयनिक कौन है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब जो जितना ज्यादा आयनिक होता है उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है या मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है? यस सर। तो भाई इसमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का, ठीक है? आगे आए। यस सर। ठीक है, अब लिखो जी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन लिख लिया जी सबने? अब इसकी डेफिनेशन लिखो एक बार, इसकी डेफिनेशन लिखो एक बार। It is defined as the intermixing of the atomic orbitals of same atom of slightly different energies resulting in formation of new orbitals of same energy and identical shapes. The new
orbitals are called hybrid orbitals. अब देखो, लिख लिया जी, सबने लिख लिया? यस सर। हाँ ठीक है। अब जरा देखो क्या कह रहा है, इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ द सेम एटम, एक ही एटम के ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होना जिनकी एनर्जी थोड़ी बहुत अलग होगी, यानी कि नॉर्मली एस पी या डी होंगे, थोड़ी बहुत एक सेम एनर्जी होनी चाहिए उनकी, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ऑर्बिटल। क्या बनेगा जी? नए ऑर्बिटल बनेंगे, सेम एनर्जी के सारे आइडेंटिकल होंगे, ओके, और जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। इतनी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। आओ जरा अब मुझे एक छोटी सी एग्जांपल देकर मैं तुम्हें बताता हूं कि हमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। देखो हाइब्रिडाइजेशन, एक बात मैं बता दूं, अभी ही बता दूं, कंफ्यूज मत होना, हाइब्रिडाइजेशन होता है या नहीं है किसी को नहीं मालूम, सिर्फ एक थ्योरी है एटम की शेप निकालने की, यानी मॉलिक्यूल्स की शेप निकालने की एक थ्योरी है सिर्फ। हाइब्रिडाइजेशन असल में होता है या नहीं होता किसी को नहीं मालूम। अरे बात समझ में आई? ठीक है, लेकिन पढ़ना क्यों जरूरी है? हाँ बोलिए सर। मेरी टीचर कह रही थी कि ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल टॉपिक है। हाँ, इसीलिए तो मैंने कहा, जब मालूम ही नहीं है कि होता है या नहीं होता, इसलिए बिल्कुल हाइपोथेटिकल। भाई पढ़ भी तो रहे हैं हम, है ना? यस सर। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ जरूर काम है। तो प्योर हाइपोथेटिकल का मतलब ये है कि किसी को नहीं मालूम कि होता है या नहीं होता। ठीक है जी। इसका अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला कि हाइब्रिडाइजेशन नाम की कोई चीज होती है। लेकिन पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसको लगा के हमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की शेप और ज्योमेट्री मिल जाती है, इसलिए जरूरी है। देखो कहने वाली बात है कि सिंपल सी एक छोटी सी बात देखो, ले मैं मीथेन की बात करूं, CH4 है ना, मीथेन का मुझे बताओ कैसा शेप होता है जल्दी से? टेट्राहेड्रल होता है ना, यानी कि इसके हिसाब से एक कार्बन, इसका एक ऑर्बिटल, एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, ये एक हाइड्रोजन इसी प्लेन में थोड़ा नीचे की तरफ, एक हाइड्रोजन थोड़ा बाहर की तरफ, और एक हाइड्रोजन अंदर की तरफ। अरे हाँ या ना? हाँ भाई, तो टेट्राहेड्रल की हम बातें कर रहे थे, हम मीथेन की बात करी थी। तो मीथेन का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अरे इतनी बात तो सबको पता है या नहीं? यस सर। है ना? यस सर। अब जरा मुझे एक बात बताओ, मैंने तुमसे एक चीज कही थी कि बच्चों याद रखना हमेशा, और ये सारे सिग्मा बॉन्ड है, ये सारे सिग्मा बॉन्ड है या नहीं? यस सर। है ना? सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग। हाँ, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है। अब हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है, इसका मतलब जो कार्बन है वो कार्बन का अच्छा देखो, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से हुआ है। ठीक है, अब जरा एक बात बताओ, मेरे पास जो कार्बन होता है वो कार्बन का पी ही तो यूज होता है, एक एस और 3 पी। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या है? 1s2 2s2 2s2 2p2। ये नॉर्मल है। एक्साइटेड स्टेट में कैसा है? 1s2 2s2 और 2s1 2p3 2p3। ये एक्साइटेड स्टेट में है ना? अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा कैसा बनेगा जी? इस डब्बे में एक इलेक्ट्रॉन और इस डब्बे में 3। अरे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं? यस सर। अरे सब लोग बोल दो भाई। यस सर। यस सर। यस यस सर।
ठीक है, देखो अब तो हुआ क्या, इसका मतलब ये एक अब चारों हाइड्रोजन आ गए अपने 1s लेके, चारों हाइड्रोजन आएंगे ना अपने एस लेकर 1s। अरे 1s1 होता है नहीं होता हाइड्रोजन का? यस सर होता है। ठीक है, तो ये इससे बॉन्डिंग करेगा, ये इससे बॉन्डिंग करेगा, ये इससे बॉन्डिंग करेगा, ये इससे बॉन्डिंग करेगा। इसका मतलब ये है एक एस से बॉन्डिंग होगी, बाकी 3 पी से होगी। 3 पी का मतलब एक पी एक्स से होगी, एक पी वाई से होगी और एक पी जेड से। यहां तक बात समझ में आई? अरे यहां तक बात समझ में आई? यस सर। है ना? अब देखो जरा, अरे सबके आ गई यहां तक बात समझ? नॉर्मल बातें कर रहा हूं मैं, कोई अभी नया कंसेप्ट अभी कुछ नहीं करा। ठीक है, अब जरा इसका मतलब, अच्छा अब जब तुम लोग पी बनाते हो, तो एक तो पी एक्स ये हो गया, एक तो पी एक्स ये हो गया, एक पी वाई ये हो गया। अरे हाँ या ना? यस सर। और एक पी जेड ऐसा हो गया, ऐसा। एक सेकंड के लिए पी जेड को गायब कर दो ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, 1 सेकंड के लिए बस। अच्छा एस जो होगा वो एस तो अंदर ही होगा ऐसा, बिल्कुल। अरे यस और नो? यस सर। अब तुम लोग ये जानते हो कि ये पी एक्स वाला जो है ये वाई एक्सिस पे होता है, और ये वाला जो होता है ये कौन सी एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे होता है, ये वाई एक्सिस पे होता है ना? अब इसका मतलब ये है एक जो होगा, एक हाइड्रोजन तुम्हारा यहाँ आके लग जाएगा, ये ओवरलैपिंग ये हो गई। दूसरा हाइड्रोजन यहाँ आकर लग जाएगा, ये ओवरलैपिंग हो गई। तीसरा हाइड्रोजन जो होगा वो जेड पे लग जाएगा। अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। पीछे की तरफ बना दो, लो ऐसे कर लो। एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा जहां पर ये ओवरलैपिंग हो गई, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, जेड एक्सिस। और आखिरी वाला हाइड्रोजन होगा वो यहाँ कहीं ना कहीं लग जाएगा, इस वाले एस के साथ ओवरलैपिंग कर लेगा। अरे ठीक है। यस सर। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अब जरा सब लोग मुझे मिलकर एक बात बताएंगे, एक एक्स वाई और जेड एक्सिस में कितना कितना एंगल का डिफरेंस होता है? कितना कितना एंगल होता है एक दूसरा सबके बीच में? 90 डिग्री। 90 डिग्री का? अरे सबके लिए 90 होता है या नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, एक सेकंड लाइन में बात करिए, मेरी बात कराइए। हेलो जी भाई, मेल आया होगा आपके पास, देखिएगा। अरे यार कैसे भाई, एक सेकंड। अरे अभी तो भेजिए यार, 1 घंटा हुआ है, 5:06 पे। ठीक है ना? हाँ निकालो यार उसे। हाँ ठीक, हाँ ठीक है, ओके। हाँ ठीक है, अभी निकाल के दे रहे हैं, बैठ जाओ भाई। ठीक है, ओके। ओके तो भाई सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, इनके बीच में कितना एंगल होता है? एक्सिस के बीच में कितना? 90 होता है। और एक बात तुम भी जानते हो छोटी सी, देखो ये जो पी होता है लंबा सा होता है, पी थोड़ा लंबा होता है, एस थोड़ा गोल सा होता है, छोटा सा। अरे यस और नो? अरे सब लोग तो बता दो यार, होता है या नहीं? यस सर। सबको मालूम यस है सर। पी ऐसा होता है, एस गोल होता है। अरे हाँ या ना? इनमें से कौन लंबा दिख रहा है? अरे पी लंबा होता है, एस कैसा होता है? यस सर। इसका मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन पी से चिपके हुए हैं उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, और एस से जो हाइड्रोजन ये वाला जो चिपका हुआ है इसकी बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए। यस सर। अरे क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा साहब को? मैंने 2 रीजन बताए, एक तो भाई बॉन्ड एंगल 90 होना चाहिए, ठीक है,
एक का तो 90 होना चाहिए, और इस वाले को तो पता ही नहीं, कहीं भी हो सकता है, पीछे वाला उसके पीछे कहीं भी होगा, यानी कि 3 बॉन्ड ऐसे होंगे बिल्कुल म्यूचुअली परपेंडिकुलर, चौथा कहीं होगा ऊपर की तरफ कहीं भी, है ना। और उसकी बॉन्ड एंगल जो 3 जो नीचे होंगे जो एक्सेस पे लगे हुए हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, और ऊपर वाले की बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। अरे क्या समझ में नहीं आ रहा बाकी सबको? सर बॉन्ड लेंथ कम क्यों, ज्यादा क्यों होनी चाहिए? देखो पी होते हैं लंबे, भाई पी होगा थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, पी अगर इतना है लेकिन एस इतना है, तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा और यहाँ हाइड्रोजन लगेगा, तो कौन सा वाला हाइड्रोजन ज्यादा न्यूक्लियस के करीब होगा? अरे इसमें ही तो वाला, ये वाला। अरे पी वाला कैसे करीब हो जाएगा जी? एस वाला। सर पी की लेंथ ज्यादा होगी। एस वाला। आप समझ में आ गया, पी की लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। हाँ तो चलो, लेकिन जब मीथेन का हमने एक्सरे किया तो अपने आप बता दो मीथेन का एंगल कितना आता है? 109.25 इतना आता है जी। और सारी बॉन्ड लेंथ बराबर होती है, ऐसा नहीं है कि एक छोटी एक बड़ी है। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा हुआ कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल बदल गए, जबकि होना तो ऐसा चाहिए था और ऐसा नहीं हो रहा। अरे बात समझ में आई? हमारी थ्योरीज के हिसाब से, हमारे ऑर्बिटल की थ्योरीज के हिसाब से ऐसा होना चाहिए था, सारे ये 90 होने चाहिए थे, और पी वाली बॉन्ड लेंथ बराबर बड़ी होनी चाहिए थी, एस वाली बॉन्ड लेंथ छोटी होनी चाहिए थी। अरे हाँ या ना? यस तो इसका मतलब हमारी सारी की सारी थ्योरी यहाँ पर फेल हो गई। इसलिए अब इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, हम हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी लेकर आए, ठीक है। हाँ भाई यस, अच्छा हाँ भाई, तो 12-18 निकाल दीजिए। इसका तो बहुत छोटा साइज है। क्या चीज 8.5 है? मैंने जो वो भेजा है, मैंने जो फाइल भेजी है, हाँ 7.5 है, अच्छा 7.5 है ना, तो हाँ 7.5 पे निकाल दीजिए, कोई बात नहीं, निकाल दीजिए। हाँ 12-18 निकाल दीजिए। 13-19 पे दे दी क्या? अगर 13-19 पे दे दी तो कोई बात नहीं, उस रेट पे निकाल लीजिएगा जो भी है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, 10 रुपए से कम नहीं लगेगी? मेरी बात कराना एक बार। मेरे भाई आपसे हर तीसरे चौथे दिन तो निकलती हैं, अब मैं चलो अब निकालो, अभी तो निकालो, मुझे अर्जेंट चाहिए, अभी तो निकालो, जो रेट कह रहे हैं निकालो जल्दी से, ठीक है। ओके, सॉरी अगेन फॉर द इंटरप्शन। आज दुनिया इंटरप्ट करेगी क्योंकि क्लास चल रही है। हमारी थ्योरी फेल हो चुकी थी और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम टेट्राहेड्रल के स्ट्रक्चर को कैसे एक्सप्लेन करें। मीथेन ने सारे बॉन्ड इक्वल कैसे बना लिए और उसका बॉन्ड एंगल 109.25 लिख दिया गलती से। वेट होता है, ठीक है। हाँ, तो ऐसा क्या हुआ? असल में हुआ क्या, हमारी थ्योरी यहाँ तक तो बहुत बढ़िया चल रही थी, यहाँ तक ये जो चल रहा है ना, क्या उठा सकते हैं ऐसे कोई बात नहीं, दोबारा है। हमारी थ्योरी यहाँ तक तो बढ़िया चल रही थी कि हमारा कार्बन था और कार्बन के पास एक S में था और 3 P में थे खाली। और
लेकिन असल में हुआ क्या, इसके ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो गए, सब एक दूसरे में इंटरमिक्स हो गए। कैसे हुए, एक s और एक px और एक py और एक pz, ये तीनों मिल गए, एक s और 3p मिलाकर sp3 ऑर्बिटल बन गया, और 4 कुछ इस शेप के ऑर्बिटल बन गए। जब 4 इस शेप के ऑर्बिटल बन गए, अब 4 इस शेप के ऑर्बिटल को आसान था हमें लगाना कि जी एक ऑर्बिटल तो सबसे पहले ऊपर आ गया, दूसरा ऑर्बिटल कुछ इस तरह आ गया, तीसरा ऑर्बिटल कुछ आगे की तरफ आ गया, और चौथा ऑर्बिटल कुछ पीछे की तरफ चला गया। That's why we define the sp3 structure as tetrahedral structure. इसलिए हम sp3 को टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मानते हैं। सर ये समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहां तक समझ में आया कि s, px, py और pz एक दूसरे में इंटरमिक्स हो गए, ठीक है? ओके सर। और नया जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा वो इस शेप का बनेगा, इस शेप का बनेगा। सर इस शेप का क्यों? बता, देखो बनेगा तो वो डंबल ही, एक तरफ से मोटा और एक तरफ से छोटा, बनता वो डंबल ही है, क्योंकि उसको अपनी लोब्स बनानी होती है, अपने इंटरेक्शन के लिए हेड टू हेड ओवरलैपिंग करनी होती है, इसलिए ओके, इसलिए वो ऐसा बनेगा। अरे किसी ने कुछ पूछा है क्या? आप लिख दीजिए बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप लिख दीजिए। सर ये वाला स्ट्रक्चर जो आपने, हाँ ये PS3 के बाद ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये कौन सा स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया? अगर ये कैसे आया तो इसकी तो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है जी। दोनों ही। ये कैसे आया, इसकी तो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है। हाँ, ये कैसे आया भाई, ऐसा बात है, इन ऑर्बिटल्स को ऐसे 4 ऑर्बिटल लो और उस पे VSEPR लगा दो, ठीक है? तो क्या हुआ जी, एक ऑर्बिटल ऊपर की तरफ होगा, एक इस तरफ होगा, एक पीछे की तरफ होगा, एक आगे की तरफ होगा, वही टेट्राहेड्रल शेप बन जाएगी। ओके सर ये अगली क्लास में करेंगे। ओके सर। हाँ, अभी तो ऑब्वियसली अभी 6:30 तो हो गए आपकी, अभी शायद 10 मिनट बाद वो है मैथ्स की क्लास है ना? यस सर। इंटरमिक्सिंग तक समझ में आ गया कि इंटरमिक्सिंग होती है? सर बस ये समझ आया, ये S + px + py + pz। हाँ, यहाँ तक आ गया जी। सर ये जो शेप बनी है ना, ये नहीं आया। अरे तो भाई ये तो शेप बन गई, इसमें मैं अगर मैं इसका रीजन देने बैठ गया, ये तो मैंने बताया मैथमेटिकल रीजन है इसका। नहीं सर, ये जो नीचे वाली, हाँ इसको तो छोड़ दो, इसको छोड़ दो अभी। यहाँ तक शेप बना लो अपने दिमाग में कि S और 3P मिलाकर ऐसा शेप बनता है, वो भी 4 ऐसे शेप बनते हैं। क्यों 4 बनेंगे? क्योंकि 4 इससे स्टार्टिंग हुई है। असल बात क्या है? असल बात ये है कि बेटा ऐसा है, ये S था, एनर्जी का डायग्राम है, ये S था और ये P था। तो हुआ क्या, ये चारों मिक्स हो गए और 4 सेम एनर्जी के नए ऑर्बिटल बन गए। ये S था, ये P थे तीनों, ठीक है? अब ये दोनों, ये ऊपर के 3 और एक ये मिक्स हो गए और ये 4 नए ऑर्बिटल बन गए जिनका नाम है sp3। इन चारों का नाम sp3 होगा। यहां तक तो बात समझ में आ गई अब? यस सर, ये तो आ गया है ना? अब ये sp3 जो आएगा उसका शेप होगा ऐसा, एक तरफ ये और उसके पीछे से छोटी सी टेल, ऐसा होगा sp3 का शेप। अब यार देखो, तुमने पूछा नहीं कभी कि सर S गोल ही क्यों होता है, P डम्बल ही क्यों होता है, तो फिर ये पूछ के क्या फायदा कि ऐसा ही क्यों होता है, ठीक है?
इनके रीजंस हैं, बेशक हैं और मेरे पास हैं, ठीक है, लेकिन मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, अभी के लिए कोई फायदा नहीं है। ओके, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन से। अब एक चीज है कि जी अगर sp3 हमारा बन गया, अब उसके बाद क्या करो, उसके बाद वही काम करो जो तुम VSEPR में करते थे। अरे वेस्पर थ्योरी याद है? अरे याद है? अरे एक को ही याद है बस, बाकी किसी को नहीं याद? यस सर। याद है सर। हाँ, तो Yes, अब जब sp3 आपका आ जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको वेस्पर थ्योरी लगानी है। अब 4 ऑर्बिटल हैं, तो चारों में 4 तो इलेक्ट्रॉन कार्बन के थे, और इन sp3 के साथ हुआ क्या, 4 हाइड्रोजन आकर जुड़ गए अपने s को लेकर। तो हुआ क्या देखो, एक तो तुम्हारा ऊपर की तरफ था, तो ये एक हाइड्रोजन तो यहां आकर ओवरलैप कर गया, ठीक है। एक तुम्हारा साइड की तरफ था, तो एक हाइड्रोजन तुम्हारा यहां आकर ओवरलैप कर गया। एक तुम्हारा आगे की साइड था, आगे की साइड को डार्क कर देते हैं, और तुम्हारा हाइड्रोजन उससे ऐसे, ये देखो सब ओवरलैपिंग हो रही है जी। और जो आखिरी वाला जो था वो पीछे की तरफ था, बिल्कुल जैसे टेट्राहेड्रल बन रहा है, बिल्कुल वैसे ही, और उधर का हाइड्रोजन ओवरलैप वैसे कर रहा है। तो असल में टेट्राहेड्रल शेप यहां से आई है। वो जो हाइब्रिड बनते हैं ना, उनके हाइब्रिड जो बनते हैं, उन हाइब्रिड की शेप टेट्राहेड्रल बन जाती है, जिस वजह से हमारा मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल शेप का होता है। यहां तक समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है सर? नहीं आई है। हाँ, कोई बात नहीं, क्लास में कोई बात नहीं, जितना लिखा इतना है उतना लिख लेना अपनी नोटबुक में, और नेक्स्ट क्लास में डिफाइन करेंगे हाइब्रिडाइजेशन को बेहतर तरीके से। ओके सर। सर सैचुरेशन। हाँ, ये सैचुरेशन वाली ही बात है और कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं तो कल सोच रहा था यार तुम लोग की क्लास लेने की। क्लास होगी? हाँ, कल की क्लास का मैं तुम्हें बता दूंगा यार, अभी कल परवेश सर भी लेंगे शायद क्लास, है ना? यस सर। 11 से 12:30। ओहो, फिजिक्स की भी है? यस सर। फिर क्या किया जाए? छुट्टी कर दीजिए कल। अच्छा, सर छोटी क्लास रख लेना 1 घंटे की। चलो देखते हैं। सर 45 मिनट्स। नो सर।